आंचल और रोहन एक दूसरे से प्यार करते थे। तब आंचल कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। आज दोनों की सगाई थी। इसी बीच रोहन की बहन दीप्ति को पता चला कि जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है आंचल भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। ये सुनकर दीप्ति थोड़ा चिढ़ गई। ओह अच्छा, तुमने भी मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया है? अच्छा किया। वैसे तो मेरा अब लास्ट ईयर है, पर जितने समय तक मैं साथ हूँ उतने समय तक अच्छा है। हम दोनों ननद भाभी एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। वैसे दीप्ति आंचल पढ़ने में बहुत होशियार है, इसे पूरा कॉलेज जानता है। ये मुझे तुम्हारी सारी खबर देती रहेगी कि तुम पढ़ाई में कितना ध्यान दे रही हो। मतलब आप मुझ पर निगरानी रखने वाले हो? वैसे आप अभी मेरे भाभी बने नहीं हो, अभी सिर्फ सगाई हुई है। दीप्ति जिस तरह से आंचल से बात करती है वो तरीका ठीक नहीं था। फिर भी सगाई का मौका था, इसलिए आंचल चुप रहती है। सगाई के कुछ दिनों बाद आंचल और दीप्ति फिर से कॉलेज जाना शुरू करती हैं। कॉलेज में आंचल दीप्ति से बात करने की कोशिश करती थी, पर दीप्ति उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। दीप्ति, तुझे तेरी आंचल भाभी बुला रही हैं। देख पूजा, आंचल मेरी अभी भाभी बनी नहीं है, और वैसे भी एक कॉलेज है, कॉलेज में यहाँ रिश्ते नहीं चलते। वो भी मेरी तरह एक साधारण स्टूडेंट ही है। बस ये अलग बात है कि वो मेरी सीनियर है। बाकी तू रुक, मैं अभी पूछ कर आती हूँ क्या बात है। दीप्ति आंचल के पास जाती है। क्या बात है आंचल भाभी, बोलो क्यों बुला रही थी मुझे? वो मुझे रोहन से मिलना है, तो मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। सोचा हम दोनों साथ चलेंगे, एक दूसरे से बात भी हो जाएगी और मुझे अकेले भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम क्या 2 साल की बच्ची हो जो मेरे साथ जाओगी? मुझे अभी कॉलेज में काम है, मैं बाद में आऊंगी। और हाँ, ऐसे बार बार मुझे बुलाया मत करो। तुम चली जाओ, मैं बाद में आऊंगी। आंचल समझ चुकी थी कि दीप्ति को उसका बार बार बात करना पसंद नहीं, इसलिए अब कॉलेज में आंचल ने उससे बात करना कम कर दिया। आंचल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और कुछ समय बाद एग्जाम थे, इसलिए वो भी कॉलेज की पढ़ाई में बिजी हो गई। आंचल, दीप्ति ने बहुत नासमझ है। वो कॉलेज में अभी नई है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो, वो कहीं किसी बुरी संगत में न पड़ जाए। मुझे इसी बात का डर रहता है। वैसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कॉलेज में उसका ख्याल रखती होगी, पर फिर भी मेरे मन में था, इसीलिए मुझे तुमसे कहना ठीक लगा। टेंशन मत लो रोहन, दीप्ति मेरी भी बहन है, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगी। आंचल ने रोहन को वादा तो कर लिया, पर वो जानती थी कि दीप्ति कॉलेज में उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती, पर फिर भी वो अपनेपन के नाते दीप्ति की केयर करने लगी। एक दिन आंचल ने देखा कि दीप्ति कॉलेज की छुट्टी के बाद घर जाने की जगह कुछ लड़कों और लड़कियों के साथ बाइक पर बैठकर कहीं घूमने निकल गई है। आंचल जानती थी उनमें से जिस लड़के की बाइक पर दीप्ति बैठी है वो लड़का कॉलेज का गुंडा बदमाश है। दीप्ति, विक्की अच्छा लड़का नहीं है, प्लीज तुम उसके साथ घूमा मत करो। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, पिछले 3 सालों से वो लगातार फाइनल ईयर में फेल हो रहा है, जानबूझकर, क्योंकि वो लड़कियों के साथ बहुत आवारागर्दी करता है। इसी वजह से वो कॉलेज से निकलना ही नहीं चाहता। वो अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है, तुम उसके झांसे में मत आओ। देखो आंचल भाभी, आप कॉलेज में अपना हुक्म चलाना बंद करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको रोहन भैया ने ये सब करने के लिए कहा है, पर एक बात मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, मैं विक्की से प्यार करती हूँ। मैं और विक्की एक साथ बहुत खुश है, इसलिए बेहतर होगा आप मेरे से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीप्ति विक्की की बाइक पर बैठकर चली जाती है, पर विक्की उसे आंचल के लिए भड़का देता है, क्योंकि विक्की खुद आंचल के पीछे पड़ा हुआ था। पर आंचल ने उसे पहले ही एक बार थप्पड़ मारकर सबक सिखा दिया था। विक्की आंचल से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो दीप्ति के मन में आंचल के लिए जलन भर देता है। देखो दीप्ति, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा अपनी होने वाली भाभी आंचल को सीधा करने का। एक काम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारे रास्ते का कांटा अपने आप हट जाएगा। उसी शाम आंचल जब रोहन से मिलने घर आती है, तब दीप्ति और आंचल की सास वहीं मौजूद थे। दीप्ति ने आंचल के कुछ झूठे वीडियो और फोटोग्राफ्स एडिट करके रोहन को दिखा दिए और रोहन को आंचल के खिलाफ भड़काने लगी। आंचल, मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी, तुम मुझे धोखा दे रही थी। तुम्हारे तो और भी बहुत से लड़कों के साथ नाजायज संबंध है और तुम मेरे से शादी करने वाली हो। मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ, आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। माँ, मैं ये सगाई भी तोड़ रहा हूँ। पर एक बार आपस में बात तो कर लेते बेटा। माँ अब क्या ही बात करने के लिए रह गई है, मैंने भैया को वीडियो और फोटोग्राफ्स दिखा दिए, सब कुछ उनके सामने। अच्छा है समय रहते आंचल की सच्चाई हम सबके सामने आ गई, वरना भैया की पूरी लाइफ खराब हो जाती। आंचल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी बीच रास्ते में रोहन अपनी बाइक रोक देता है और आंचल को बाइक पर बैठने के लिए कहता है। आंचल रोते हुए उसकी बाइक पर बैठ जाती है। रोहन उसे गार्डन में ले जाता है और सारी सच्चाई बताता है। आई एम सॉरी आंचल, मैंने दीप्ति के सामने न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया, पर सच तो यह है कि मैं नाटक कर रहा था। मैं जानता हूँ आजकल सोशल मीडिया पर किसी का भी चेहरा हटाकर किसी का भी चेहरा लगा सकते हैं, वीडियो ऑडियो बना सकते हैं, बनावटी झूठा नकली कुछ भी दिखा सकते हैं। आजकल तो यह भी नहीं पता चलता कि कौन सी चीज सच है और कौन सी झूठ। मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है।
पर मैं अपनी बहन दीप्ति को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। प्लीज तुम मेरी मदद करो, मेरी बहन को सही रास्ते पर ले आओ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी रोहन। मैं दीप्ति को सही राह पर जरूर लाऊंगी। कॉलेज में दीप्ति आंचल से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। वो तो बस सारा दिन कॉलेज में विक्की के साथ घूमती रहती थी। तुम क्या कह रही थी दीप्ति? तुम्हारे भैया की इस आंचल के साथ सगाई टूट गई है? हाँ विक्की, इस आंचल को तो ना जाने कितने और लड़कों के साथ कॉलेज में अफेयर था। मैंने तो भैया को सारी सच्चाई बता दी। भैया ने भी मेरी बात को माना और इससे रिश्ता तोड़ दिया। अब इसका मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। कॉलेज में अब हम ननद भाभी नहीं है। ये मेरी कुछ नहीं लगती। अरे चलो, एग्जाम का टाइम हो रहा है, बेल बज गई है। विक्की, तुम नकल के पेपर लाए हो ना? हाँ हाँ, टेंशन मत लो, मेरे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। वैसे भी मेरी बहन आकांक्षा भी तुम्हारे साथ ही पेपर दे रही है। मुझे उसे भी नकल के पेपर देने, मैं दोनों को दे दूंगा। दीप्ति विक्की के झांसे में आ जाती है और पेपर देने के लिए बैठ जाती है। पेपर शुरू हो चुका था। विक्की खिड़की के बाहर से अपनी बहन को नकल के पेपर पकड़ा रहा था। तभी एग्जाम टीचर की नजर विक्की की बहन पर पड़ जाती है। वो घबरा जाती है। भैया, सर ने मुझे देख लिया, अब क्या करूं? एक काम कर आकांक्षा, तू ये सारे पेपर दीप्ति के टेबल पर रख दे, तू बच जाएगी। आकांक्षा जल्दी से सारे नकल के कागज दीप्ति की टेबल पर रख देती है। दीप्ति को इस बात का पता ही नहीं चलता। इतनी देर में एग्जाम टीचर राउंड लगाते हुए दीप्ति की सीट तक आते हैं और दीप्ति की डेस्क पर नकल के पर्चे देख लेते हैं। सर, मैंने कोई नकल नहीं की। मुझे नहीं पता ये पेपर्स कहाँ से आए। मुझे कुछ नहीं सुनना, सबूत मेरे सामने है। ये पेपर तुम्हारी टेबल से मिले, इसका मतलब यही है कि तुम नकल कर रही थी। अब मैं तुम्हें पेपर नहीं देने दूंगा। दीप्ति रोने लगती है। तभी आंचल आ जाती है। आंचल वहाँ की बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। सभी टीचर्स भी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। सर, दीप्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। ये नकल के पेपर दीप्ति के नहीं है, बल्कि विक्की की बहन आकांक्षा के हैं। आकांक्षा ने डर कर ये सारे पेपर दीप्ति की टेबल पर रख दिए थे। आप सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देख सकते हैं, आपको सबूत मिल जाएगा। ठीक है आंचल, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, क्योंकि तुम हमारे कॉलेज की बहुत होनहार स्टूडेंट हो। तुम कभी गलत नहीं हो सकती। हम इस बात की जांच पड़ताल जरूर करेंगे, लेकिन तब तक दीप्ति ये पेपर नहीं दे सकती। सीसीटीवी फुटेज में सारी सच्चाई आ जाती है। विक्की को कॉलेज से निकाल देते हैं और उसकी बहन आकांक्षा को पेपर देने से रोक देते हैं। दीप्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। आज आंचल ने ही उसका करियर बर्बाद होने से बचा लिया। आंचल अपना वादा पूरा करती है। रोहन और उसकी मम्मी भी आंचल के ऊपर बहुत गर्व करते हैं। अब दीप्ति के मन में भी अपनी भाभी आंचल के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। अरे माला, जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल पहन लूं। जल्दी आजा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। आ गई भाभी। भाभी, आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी? आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है माला और सरिता की। माला और किशन भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में माला के माता पिता की मौत हो गई। तभी से किशन ने माला की सारी जिम्मेदारी उठा ली। माला को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए किशन ने सरिता से शादी कर ली। सरिता ने भी माला को अपनी बेटी ही मान लिया। वो माला पर जान छिड़कती थी। उस दिन किशन, माला और सरिता गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी, ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है। अब तेरे पास भी तो है वो हरा वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना, तो आप मुझे ये लेकर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसगुल्ला लेकर आती हूँ। अच्छा, चंट कहीं की। माला और सरिता जिस शादी में गए थे, वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर यह बात छोटी माला को कहाँ समझ आती, लेकिन सरिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी माला अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सरिता बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि माला की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है।
जहर काफी फैल गया है। हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 15,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए। किशन जब खेतों में काम कर रहा था तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसके साथी उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सरिता सोच में पड़ गई। सरिता के पास पैसे थे, मगर वो उसने माला के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन इस वक्त किशन का इलाज ज्यादा जरूरी था। सरिता ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह किशन की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सरिता से कहा, देखिए इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सरिता पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात यह थी कि अब माला जवान हो गई थी, तो माला घर का काम देखती और सरिता बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते हुए माला को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी, जिसके बाहर बड़े सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सरिता जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए। नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है। तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा देना। सरिता की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सरिता उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक 1 महीने बाद, हाँ भाई सरिता, कुछ सीखा तुमने? आज 1 महीना हो गया तुम्हें। जी सेठ जी, देखिए ये मैंने सिला है। सरिता के हाथों में एक बहुत ही प्यारा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सरिता ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात की डिजाइन भी खिल कर आता। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहो, और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सरिता के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सरिता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर किशन भी अब ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच माला की शादी तय हो गई, लेकिन माला जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर माला की शादी का दिन भी आ गया। माला, माला, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो, और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। माला ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। माला कुछ न कह सकी, वो बस सरिता की तरफ देखकर रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको, इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा, और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ही होगी। भाभी,